नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आलिजाम नोट्स में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए इतिहास भाग 21 आज प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को संकलित किया हूँ जो विगत 10 वर्षों से परीक्षाओं में कई बार रिपीट किए गए हैं। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास के अंतर्गत भारत पाकिस्तान का बंटवारा बहुत ही चर्चित रहा और अंग्रेजों ने हर हालत में हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए देश का बंटवारा कराया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी बंटवारे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्नों की शुरुआत है। प्रश्न 1 है, मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग कब की? दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मुस्लिम लीग ने ही पहली बार मुस्लिमों के लिए विशेष स्वायत्तता की मांग करके हिंदू मुस्लिम के बीच खाई उत्पन्न कर दी थी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए मार्च 1940 में स्वायत्तता की मांग की थी। प्रश्न 2, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किसने किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था। प्रश्न 3, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, और यह आयोजन दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। प्रश्न 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हम सभी जानते हैं कि यह जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है और यह जो कांड हुआ था वह रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन करने पर हुआ था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग का आदेश देके कई भारतीय महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। ये सभी रॉलेट एक्ट के खिलाफ सभाएं कर रहे थे और जनरल डायर को यह बात अच्छी नहीं लगी। प्रश्न 5, नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य की संख्या क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, नागरिकों के मूल अधिकार 6 एवं मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार रहे उनकी संख्या पहले 7 थी, किंतु अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो जाने के कारण अब मूल अधिकार वर्तमान में 6 है। जबकि जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य नहीं बने थे। बाद में 1976 में 42वें संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए और उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी और ये मूल कर्तव्य ब्रिटेन से लिए गए थे। वर्तमान में अब मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 हो गई है। तो इस तरह दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है। प्रश्न 6, भारत के संसदीय प्रणाली
निम्न में से किस देश से प्रभावित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, इंग्लैंड। भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वह इंग्लैंड द्वारा ली गई है, और इंग्लैंड में जिस तरह से संसदीय प्रणाली प्रभावित है उसी तरह भारत में भी संसदीय प्रणाली प्रभावित है। प्रश्न 7, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? तो यहां ऑप्शन ए भाग 18, बी भाग 19, सी है भाग 20 और डी भाग 21। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, भाग 20। संविधान संशोधन जो है वह अनुच्छेद 368 के तहत इसे भाग 20 में वर्णित किया गया है। प्रश्न 8, भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, 22। यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग वर्णित हैं। प्रश्न 9, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, 3। भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची केंद्र के लिए है, राज्य सूची राज्यों के लिए है और समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों के लिए है, जिस पर ये कानून बनाए जा सकते हैं। किंतु कानून के बनाने में यदि किसी प्रकार का टकराव है तो जो केंद्र की सूची है उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रश्न 10, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 26 जनवरी 1949। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान बनाने की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 तक यह पूरी तरह से तैयार हो गया था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन 26 जनवरी 1949 होगा। इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से बन के तैयार था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इस संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्रश्न 11, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? ऑप्शन ए है भारतीय संसद में, बी है राष्ट्रपति में, सी है प्रधानमंत्री में और डी है भारतीय जनता में। तो जिस ऑप्शन में अगर संप्रभुता जनता में दिखाई जाती है तो वहां दिया गया ऑप्शन वही सही होता है, इसलिए यहां ऑप्शन डी सही है, भारतीय जनता में। भारत की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्ति, भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह जनता में निहित है। जनता द्वारा सरकार का चुनाव होता है और सरकार ही देश पर शासन चलाती है और वह जनता के लिए नियम बनाती है। इस तरह से जो नियम बने, जो संविधान में नियम बनाए गए, वे जनता के माध्यम से ही आए, इसलिए सर्वोच्च शक्ति जनता है। प्रश्न 12, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो यहां ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल 70 प्रतिनिधि थे। प्रश्न 13, भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1947, बी है 1948, सी है 1949 और डी है 1950। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, 1950। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हो गई। गणतंत्र का मतलब है जिस राष्ट्र का मुखिया चुनाव द्वारा निर्वाचित होता हो, और भारत में यह व्यवस्था अपनाई गई है। भारत का जो सर्वे सर्वा है, प्रथम नागरिक है, वह है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है।
इस तरह से भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। प्रश्न 14, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और उसी के अनुसार हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज दिखाई देता है। प्रश्न 15, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित मोतीलाल नेहरू, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने थे और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रश्न 16, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, वी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव को बनाया गया था। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया? ऑप्शन ए है एन.जी. रंगा, बी पोकर बहादुर, सी एन मुखर्जी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, बी पोकर बहादुर। यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, बी पोकर बहादुर, जिन्होंने पृथक निर्वाचिका का सर्वप्रथम समर्थन किया था। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, के संथानम। के संथानम ने सर्वप्रथम राज्यों के अधिकारों की मांग की थी और उन्होंने राज्यों को स्वायत्त बनाने की प्रबल मांग की। बाद में राज्यों को स्वायत्तता देते हुए केंद्र के अधीन किया गया और केंद्र को सर्वोपरि बनाया गया। प्रश्न 19, संविधान सभा की भाषा समिति में कितने वर्षों के लिए सरकारी कार्यों हेतु अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 15 वर्ष। संविधान सभा की भाषा समिति में 15 वर्षों के लिए सरकारी कार्यों हेतु अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई थी, किंतु वर्तमान में भी अंग्रेजी के आधुनिकीकरण के कारण अब हमारे देश में अंग्रेजी भाषा लगभग अनिवार्य है और अंग्रेजी जानना सभी के लिए आवश्यक बना दिया गया है। प्रश्न 20, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, बी है 1951 ईस्वी, सी है 1952 ईस्वी और डी है 1953 ईस्वी। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1951 ईस्वी। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी से हुई थी और यह 1956 ईस्वी तक चली थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया था। प्रश्न 21, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी, बी है 1962 ईस्वी, सी है 1964 ईस्वी और डी है 1966 ईस्वी। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 1964 ईस्वी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद हमारे देश में गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था और उसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न 22, राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो यहां ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी, बी है 1952 ईस्वी, सी है 1954 ईस्वी और डी है 1956 ईस्वी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, 1956 ईस्वी। राज्यों के पुनर्गठन की मांग सर्वप्रथम
1953 ईस्वी में की गई थी और बाद में इसके लिए आयोग बनाया गया। 1955 में इसे प्रेषित किया गया और यह मान्यता 1956 में मान ली गई। प्रश्न 23, सिलप्पदिकारम त्रासदी किस शासक के काल में घटित हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है पांड्य। पांड्यों के शासनकाल में सिलप्पदिकारम त्रासदी की घटना हुई थी और दोस्तों इस घटना ने संगमकालीन इतिहास को बदल दिया था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था जो कि 575 से 600 ईस्वी के बीच इसका शासन रहा और जिसके दरबार में भारवी नामक एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान निवास करते थे जिन्होंने गीतार्जुनियम नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। प्रश्न 24, किस पांड्य शासक ने दक्षिण भारत में सागर पूजा को प्रारंभ किया? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, नेडियोन। नेडियोन एक ऐसा पांड्य शासक था जिसने दक्षिण भारत में सागर पूजा को प्रारंभ किया था। तभी से सागर को एक देवता के रूप में माना जाने लगा। प्रश्न 25, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है कांचीपुरम। पल्लवों ने कांचीपुरम से अपने शासन कार्य का संचालन किया था। प्रश्न 26, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य को उसकी राजधानी के साथ सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए है मौर्य पाटलिपुत्र, बी है पांड्य मदुरई, सी है पल्लव वेल्लोर और डी है काकतीय वारंगल। तो यहां हम ऑप्शनों को जो देख रहे हैं उनमें से सही ऑप्शन सी है पल्लव वेल्लोर। दोस्तों यह ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। मौर्यों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, पांड्यों ने मदुरई को अपनी राजधानी बनाई थी, काकतीयों ने वारंगल को अपनी राजधानी बनाई थी और जबकि पल्लवों ने वेल्लोर को अपनी राजधानी नहीं बनाई थी बल्कि कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाई थी। इस तरह से यहां हमें गलत ऑप्शन बताना है, इसलिए यह सही ऑप्शन सी है। प्रश्न 27, किस पल्लव शासक के काल में पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन प्रथम। दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल 600 से 630 ईस्वी के बीच रहा और उसी के काल में पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत भी हुई थी। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था परंतु बाद में शैव नयनार संत अप्पायर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिया था। इसके शासनकाल में ही तमिल साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ था। नयनार संत अप्पार एवं संबंदर के द्वारा तेवारम की रचना इसी के काल में हुई थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने स्वयं मत विलास प्रहसन और भागवदत्त रज्जुक नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना भी की थी। प्रश्न 28, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण हुआ उन रथ मंदिरों के निर्माण में जिस पल्लव शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह ऑप्शन बी सही है नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रश्न 29, भारत में पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है महाबलीपुरम। भारत में पल्लवों के 81वें रथ जो मिले हैं वह स्थान महाबलीपुरम है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं?
तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, पल्लव। पल्लव के द्वारा ही महाबलीपुरम में सप्त पैगोड़ा का निर्माण कराया गया और पल्लव ने ही इसे संरक्षित कला के रूप में अपने आप को एक आदर्श प्रस्तुत किया और ये सभी सप्त पैगोड़ा पल्लवों की एक धरोहर मानी जाती है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो भाई इस आर्यन आल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे नियमित रूप से प्रसारित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। और ये हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो सभी एक दिवसीय परीक्षार्थी के लिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, साथ ही बोर्ड परीक्षा में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्न, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें नियमित रूप से जरूर देखें और किसी प्रकार का आपका सुझाव हो तो वह भी बता सकते हैं। दोस्तों, कल आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 21 प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।